गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बहुत सारे वीडियोस बन भी चुके हैं और बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा भी है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है, यदि आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर कैसे आगे बनाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा चैप्टर लंबा चला जा रहा है और वीडियोज़ भी लंबे चले जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए और देखिए ध्यान से। आई होप सो, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा जाता है, क्योंकि यदि आप ये केमिस्ट्री है और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि किस सब्सटेंस के साथ, किस कंपाउंड के साथ क्या रिएक्ट करके क्या बनाता है। यदि हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम आगे चल के कैसे इसको करेंगे। ये तो चूंकि बेसिक है अभी, और बेसिक ही स्ट्रांग होना चाहिए। यदि बेसिक स्ट्रांग नहीं हो तो फिर आगे चल के हमारे क्लासेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमें, क्योंकि फिर से शुरुआत करनी पड़ती है बेसिक से समझने के लिए। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। आई होप सो आपको लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो नाइट्रिक अम्ल हमने प्रीवियस वीडियो में HCl और H2SO4 को कवर किया था और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा के तीनों एसिड का हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि नाइट्रिक एसिड की पहचान कैसे की जाती है। बहुत सुंदर सा एक टेस्ट है। आप जब इसको एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रैक्टिकली लेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, हमारे सिलेबस में भी है रिंग टेस्ट के जरिए। क्योंकि क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे कि इसमें नाइट्रिक अम्ल मीन्स HNO3 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर HNO3 लेते हैं मीन्स नाइट्रिक एसिड लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें फ्रेश तैयार किया हुआ फेरस सल्फेट लेते हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट यहाँ पर इसमें डालते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4, देखिए नाम से ही पता चलता है सल्फेट में यहाँ पर 4 की वैलेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ। फेरस सल्फेट, यहाँ पर फेरस सल्फेट को डालते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद अब इसमें धीरे धीरे एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेके, आप एक टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं या फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और थोड़ा सा लेके यहाँ पर H2SO4 लेंगे और इसको इसमें इसके साइड वॉल से मीन्स यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से हम धीरे धीरे करके इसके वॉल से, इस टेस्ट ट्यूब के वॉल से, चूंकि इसमें फेरस सल्फेट भी हमने ले रखा है, हाँ, तो यहाँ से हम धीरे धीरे इसके वॉल से डालते हैं। ठीक है, जैसे ही ये H2SO4 और यहाँ HNO3 पहले से ही है, तो यहाँ दोनों के कांटेक्ट में आते ही एक बहुत सुंदर सा एक ब्राउन रिंग तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या कि बहुत धीरे धीरे डाला जाता है। यदि जोर से डाल दिया तो ये सोल्यूशन क्या होगा कि ये ब्राउन रिंग बनेगा ही नहीं। ये जो ब्राउन रिंग बनता है, ब्राउन रिंग देखने में बहुत खूबसूरत होता है। जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो भूरे रंग का एक रिंग दिखाई देता है, ये रिंग क्या है? ये रिंग है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ये जो रिंग जो बना उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, यानी FeSO4NO। यह एक अस्थायी यौगिक है। ठीक है, मीन्स जो हिला देने पे ये जो बनाता है, तुरंत ही कांटेक्ट में आने से ये बनाता है। और यदि आप इसको जरा सा ऐसे करके स्टेयर करेंगे तो क्या होगा, ये तुरंत से गायब हो जाएगा। तो ये जो ब्राउन रिंग है, इसी से हमें पता चलता है क्या कि लिया गया जो एसिड है वो HNO3 है। HNO3 और H2SO4 को मिलाने से, चूंकि ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है, मीन्स दोनों सांद्र है। और जो हम लोग यहाँ पर जो कंपाउंड लेते हैं वो फेरस सल्फेट लेते हैं, और दोनों के संयोग से मीन्स दोनों के मिलने के स्थान पे जब दोनों लिक्विड मिलता है तो क्या बनाता है, एक ब्राउन रिंग बनाता है, जिसको हम लोग नाइट्रोसो फेरस सल्फेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो है HNO3 की पहचान, मीन्स नाइट्रिक अम्ल की पहचान कैसे की जाती है। अब देखिए, इसका सबसे खूबसूरत रिएक्शन भी और होता है कॉपर के साथ। याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री को समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिए, इस सबसे बड़ी बात यही है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में जब तक इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमें सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है।
जब हमें बोरिंग लगता है, हमें लगता है कि कितना हार्ड है, लेकिन केमिस्ट्री इज द मिस्ट्री ऑफ साइंस। जब तक केमिस्ट्री को थोड़ा सा एंजॉय करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉपर के साथ इसकी बहुत सुंदर सी रिएक्शन होता है। कॉन्क, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हम लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट HNO3। यहाँ लेने के बाद ये क्या करता है, कॉपर के साथ प्रतिक्रिया करके, ये देखिए कॉपर प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट लेंगे तो हमें बनाएगा आपका सबके साथ ये कॉपर है, यहाँ पर हम इक्वल कर देते हैं, CuNO3 ट्वाइस प्लस और क्या बनाएगा NO2 प्लस, सॉरी यहाँ पर H2। तो ये जो इसकी वैलेंसी क्या है, देखिए ये कॉपर की वैलेंसी 2 है और ये इसके साथ जाके मिलके हमें कॉपर क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाता है और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसकी मात्रा, मीन्स क्या है कि यहाँ 4HNO3 मीन्स क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा HNO3 की मात्रा लेंगे तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। उसके बाद यदि हम कोल्ड और कोल्ड प्लस डाइल्यूट, यहाँ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ कोल्ड प्लस डाइल्यूट लेंगे तो हमें कोई और गैस मिलेगा, मीन्स नाइट्रोजन का ही एक अलग पार्ट मिलेगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे, ये देखिए यदि हम 4 पार्ट ऑफ कॉपर लेते हैं और 10 पार्ट ऑफ HNO3 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 कॉपर क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस H2O। यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमें देखिए जब थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, यहाँ कॉन्क था और यहाँ पर कोल्ड है, यहाँ हॉट था, यहाँ पर कोल्ड है, यहाँ कॉन्क था, यहाँ डाइल्यूट है, तो उसके साथ मिला हमें नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम लोग लाफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम यदि गर्म और गर्म कॉपर पे डालेंगे, कॉपर गर्म होना चाहिए तो हमें और क्या मिलेगा, कॉपर गर्म हो, 4 पार्ट ऑफ कॉपर लेंगे और 5 पार्ट ऑफ कॉपर लेते हैं, यहाँ पर 5 पार्ट ऑफ कॉपर प्लस 2 पार्ट ऑफ HNO3, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है और प्लस मिलता है नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। तो ये क्या है, ये हॉट है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है और यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट है। तो जब ये तीनों के साथ, कॉपर के साथ इसके 3 रिएक्शंस होते हैं और 3 प्रकार के गैस हमें 3 प्रकार के गैस हमें मिलता है इस तरह के रिएक्शन से। ठीक है, तो इसको आप देखिए अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर मैग्नीशियम और जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो वो तो हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। बस ये है HNO3 की पहचान और उसके साथ कॉपर का ये रिएक्शन बहुत मजेदार है। आज यहाँ जानेंगे कि व्हाट इज पीएच। व्हाट इज पीएच, पीएच का मीन्स होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच स्केल हम सभी बहुत सारे अपने आमतौर बोलचाल की भाषा में जानते हैं क्या कि इस चीज़ का पीएच ज़्यादा हो गया, इस चीज़ का पीएच कम है। तो व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है भाई, पीएच को 1990 में सोरेनसन ने अम्ल और क्षार के घोल की अम्लीयता और क्षारीयता, मीन्स क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को ज्ञात करने के लिए स्केल का निर्माण किया था, जिसको पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। पीएच की कोई इकाई नहीं होती है, एक शुद्ध संख्या है और इस स्केल का मान क्या होता है, 0 से 14 के बीच तक होता है। ठीक है, इसमें पीएच का मतलब है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन आयन H प्लस का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, यानी किसी घोल का अधिक H की सांद्रता, मीन्स H प्लस आयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ H प्लस आयन का अर्थात कम
पीएच, और कम H प्लस आयन की सांद्रता का अर्थ है कि अधिक पीएच होता है। मीन्स क्या हुआ कि यदि किसी सोल्यूशन में H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा हुई तो वहाँ पर अर्थात कम पीएच, उसका वैल्यू पीएच कम हो जाता है, और जिसमें H प्लस की सांद्रता अधिक होती है, कम होती है, तो वहाँ पर पीएच का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्या बोल सब्सटेंसेस है, एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट है, जैसे हमारे बॉडीज हैं, तो इन सब का भी एक पीएच लेवल होता है। यदि हम पोटेंशियल मीन्स यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, उसी को ही पीएच वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए पीएच क्या क्या होता है। हमारे बुक में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे हैं जिनका हम पीएच वैल्यू हमें दिया हुआ है, कि जिस तरह हमारे बॉडी का पीएच कितना होता है, बहुत सारे कलर्स का पीएच कितना होता है, बहुत सारे एसिड का पीएच कितना होता है, तो उसको आप बढ़िया से दिया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पर बस हमें यही समझना है कि पीएच का हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। तो हम पीएच का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। ये टूथ डिके में मीन्स क्या, दंत क्षय, दांत खराब हो जाता है, तो क्या होता है कि जब जैसे कि हम कोई भी चीनी वाला सब्सटेंस में शुगर सब्सटेंसेस खाते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है कि एक जो बैक्टीरिया होता है वो चीनी के अम्ल को तोड़ देता है, वो चीनी के अम्ल को तोड़ देता है और हमारे मुंह का पीएच को कम कर देता है। और जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाएगा, 5.5 से नीचे होने लगता है, तो क्या होता है कि हमारे दांतों और मसूड़ों में जो कैल्शियम फॉस्फेट नामक जो जिससे हमारा जो एनामल बना होता है, ये जो हमारा जो दांत बना होता है, तो उसमें क्या करता है कि उसको वो नष्ट करना शुरू कर देता है। मीन्स क्या, जब मुंह का पीएच लेवल 5.5 से नीचे होने पर यह अम्ल हमारे दांत के मसूड़ों को भी, जो कैल्शियम फॉस्फेट के नामक कठोरतम पदार्थ से बना होता है, उसको भी नष्ट कर देता है। तो जब मुंह का पीएच कम होगा तो ये जो हमारा जो कैल्शियम फॉस्फेट नामक जो बना हुआ है, ये दांत का जो ये स्ट्रक्चर, जो ऊपर का जो कठोरता, जो हार्ड जो लेयर है, उसको वो नष्ट करना शुरू कर देता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस अम्ल को उदासीन मीन्स उस एसिड जो बना है, बैक्टीरिया ने जो एसिड बनाया है, उसको वो उसका पीएच लेवल कम कर दे और उसको न्यूट्रल कर दे। ठीक है, उसी तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी पीएच का बहुत यूज होता है। पीएच किसी भी खेत, किसी भी मिट्टी की पीएच लेवल कम हो या ज़्यादा हो तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मीन्स क्या कि कृषि भूमि का पीएच 7 से अधिक होने पर पैदावार अच्छी होती है। मीन्स 7 के लगभग होने पर पैदावार अच्छी होती है। लेकिन जब मिट्टी में अम्लीय वर्षा मीन्स जो एसिडिक रेन हो जाता है, तो या अधिक क्षारीय हो जाता है, तो इन दोनों काटने से क्या होता है, यदि सबका एक पीएच लेवल बना हुआ है, मीन्स क्या है कि मिट्टी का, सॉइल का पीएच लेवल 7 है, तो इससे कम या ज़्यादा होगा तो हमारे सॉइल पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो मिट्टी की अम्लीयता को नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बेसिस का यूज़ करते हैं। तो हम लोग या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, या फिर कली चूना का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे एसिडिक मीडियम को सॉल्ट में चेंज कर देता है और वाटर बनाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है आपको। तो उसका मिट्टी का पीएच फिर से अपने लेवल पे आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से है कि मत्स्य पालन में भी पीएच लेवल का बहुत ज़रूरी है। पानी के भीतर यदि, यहाँ तो मिट्टी की बात हो रही थी, अब पानी के भीतर भी अब पीएच का लेवल यदि सही नहीं होगा तो मछलियों में बीमारियां हो जाएंगी और मछलियां मर जाएंगी। मीन्स वहाँ यदि एसिडिक ज़्यादा हो गया और या फिर बेसिक ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर मछलियां बीमार पड़ जाएंगी। तो उसका भी पीएच लेवल बढ़िया करने के लिए क्या किया जाता है कि जिस तरह मनुष्य के शरीर में पीएच का मान क्या है, 7 से 7.8 के बीच रहना चाहिए, तो उसी तरह से जलीय प्राणियों के लिए भी झील या नदियों का पीएच की इसी श्रेणी में रहना चाहिए। तो लेकिन अम्ल मतलब एसिडिक रेन होने की वजह से झील और तालाबों का पीएच लेवल 5.6 हो जाता है।
5.6 होने की वजह से क्या होता है, ये जलीय प्राणी मरने लगते हैं। तो इस बीच बीच में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करना चाहिए, CaCO3, ताकि वो उसका पीएच लेवल को कम कर दे और फिर से वो पानी में मछलियां आराम से रह सके। तो ये हुआ पीएच। व्हाट इज पीएच? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे ऑक्साइड के बारे में और अच्छे से जानेंगे। यहाँ एक और भी टॉपिक है हमारा, क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ एक लिटमस पेपर की तरह एक ऐसा ही एक इंडिकेटर होता है जो रंग परिवर्तन के द्वारा घोल का इसका पीएच लेवल बताता है। पीएच लेवल में यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है जो सॉल्यूशन की का स्ट्रेंथ कितना है, यानी उसका पीएच लेवल कितना है, इसकी जानकारी हमें देता है। इसका जो बेसिक कलर होता है लिटमस पेपर की तरह ही होता है, बेसिक कलर होता है ये ग्रीन होता है। ठीक है, लेकिन किसी घोल में यूनिवर्सल इंडिकेटर को डुबा देने पर उसके रंग में यदि परिवर्तन आ जाता है तो उससे उसका पीएच लेवल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे शरीर का हुआ, मुंह के अंदर जो सलाइवा हुआ, और दूध का, नींबू का, ब्लड का, इस तरह सबका पीएच लेवल हम लोग निकालते हैं। और यदि पीएच का लेवल का जरा सा भी इधर उधर हो तो हमें फिर ऊपर से कुछ दिया जाता है। मीन्स क्या, कि एसिडिक हो तो हमें बेसिक चीज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पीएच लेवल तक और आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर तक कंप्लीट हुआ। आई होप सो को आप लोग को समझ में आया, और ना आए तो हमें पूछ सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में ऑक्साइड से मिलते हैं फिर से। तो अपना ध्यान रखिए और हमें देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।